देखो बेटा, इसमें ठोसों के चुंबकीय गुण को हम पढ़ रहे थे, है ना, कि ठोसों के चुंबकीय गुण क्या हो सकते हैं। तो ठोसों के चुंबकीय गुणों में यदि हम देखेंगे, तो पहला चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने क्या कहा था, ये दो दो प्रकार की चीजें बताई थी इसमें, है ना, यही वाला पार्ट था ना, इसी पार्ट को पढ़ रहे थे। जी सर। ठीक है ना? तो देखो, अब हम चुंबकीय गुण कैसे देख सकते हैं, कि जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं उनमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण तो होता ही है ना, और उसका कारण हमने कल देखा था कि उसका कारण एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसमें दो गतियां होती है, जैसे माना उसका नाभिक के चारों ओर गति, और है ना, चारों ओर कक्षक की गति, और उसके अपने अक्ष पर गति, ये दो चीजें होती है ना। यदि हम थोड़ी इसमें देखेंगे, तो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को पांच भागों में बांटा गया, ठीक है ना। पांच भाग हमने देखे थे। एक तो हमने अनुचुंबकीय था, चुंबकीय गुणों के आधार पर, है ना, अनुचुंबकीय हो गया, दूसरा हमारे पास प्रतिचुंबकीय हो गया, तीसरा हमारे पास लोह चुंबकीय हो गया, फिर उसके बाद प्रतिलोह चुंबकीय, और उसके बाद फेरी चुंबकीय ठोस। ये पांचों में से हमारे पास शॉर्ट नोट में आते हैं। शॉर्ट नोट का मतलब ऐसे ही आएगा पूछने के लिए, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले है बेटा हमारे पास अनुचुंबकीय, जिसको हम पैरामैग्नेटिज्म सॉलिड भी कह सकते हैं, पैरामैग्नेटिक सॉलिड भी कह सकते हैं, है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स या अनुचुंबकीय ठोस क्या है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, है ना, और वो चुंबकीय, वे अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, ये अनुचुंबकीय ठोस है, ठीक है ना। और यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अनुचुंबकत्व कहलाता है, ठीक है ना। जो मतलब सिंपल है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, यानी कम आकर्षित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, है ना। और इनमें क्या होगा, इसकी जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं, पहली विशेषता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ये लक्षण होता है इसके, है ना। और ये क्या होते हैं, अतः ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, क्या हो सकते हैं, थोड़ी सी आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर, ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे चुंबक के क्षेत्र में आएंगे, मान लीजिए हमने चुंबक लिया, और चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, माना एक चुंबक का टुकड़ा है हमने लिया, और इसके चारों ओर का क्षेत्र होता है, जहां पर क्या होगा, चुंबकीय बल का अनुभव होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर कोई क्या कर दिया, ये अनुचुंबकीय पदार्थ रख लिया, और जैसे हमने यहाँ पर रखा, तो ये क्या हो जाएगा, चुंबक की ओर आकर्षित होने लगेगा, यानी कि इसमें चुंबकीय गुण आने लगेगा, है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ आएगा वो चुंबक की तरह बन जाएगा, और जैसे इससे बाहर निकालो तो फिर क्या कर देगा, अपना चुंबकीय गुण खो देगा, तो वो कहलाता है अनुचुंबकीय, ठीक है ना। अतः इन पदार्थों, इन चुंबकीय गुणों गुण क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, है ना, Fe होना था बेटे इसमें, कॉपर हो गया, Cu पॉजिटिव हो गया, है ना, Fe पॉजिटिव हो गया, ये सारे के सारे क्या है इसके एग्जाम्पल, ये हमने कल बता दिया था आप लोगों को, है ना। दूसरा है इसमें प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय यदि हम पदार्थ को देखेंगे, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं, ठीक है ना, तो ये वो वैसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। इसमें हम यदि देखेंगे, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, मान लीजिए जो हमारे पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ये आकर्षण की जगह क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे।
ठीक है ना। तो ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। और दूसरे और क्या लक्षण है बेटा इसमें, यदि हम इसके लक्षण को देखें तो किस प्रकार से लक्षण होते हैं, है ना। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, इनमें जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं। अतः एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का प्रभाव विपरीत वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होता है, द्वारा चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त किया जाता है। जैसे माना हमारे पास यदि दो इलेक्ट्रॉन है, हम ये कहते हैं इसमें क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ये देखो, हम ऐसे बनाते थे ना उसमें, जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते थे तो हमने ऐसा ऐसे बॉक्स बनाए थे और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते थे। जैसे मान लीजिए चलो डी कक्षक हम देख लेते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भर लेते थे। तो ये कहता है कि जैसे इनमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रतिचुंबकीय में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। और इन इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है कि जो एक एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। एक जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट होता है। तो जो इसका आघूर्ण है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उदासीन किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है ना। तो ये गुण है बेटा इसमें प्रतिचुंबकीय में, ठीक है। और उसके बाद है देखो, यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है, इसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व। उदाहरण के लिए क्या हो सकता है, जैसे उदाहरण यदि हम देखें तो जो संयोजकता कक्ष होता है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म आयन, जैसे हमारे पास H माइनस है, लिथियम प्लस है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, आवेश है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन वाले। तो इनमें यदि हम देखेंगे तो ये सारे दो इलेक्ट्रॉन वाले कैसे, देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा एक, कितना होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, बताओ बताओ कितना कितना होता है, एक सर। एक। लेकिन उसने एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, उसमें क्या लगा हुआ है, एक ऋणावेश लगा हुआ है। इस ऋणावेश पर जब हम देखेंगे, ऋणावेश के कारण क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। एक तो इसके पास परमाणु क्रमांक पहले से और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 1+1, यानी कि इसका परमाणु यदि देखेंगे इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। और उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसमें कितने होते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1s2 हो जाता है। देखो तो ये दो इलेक्ट्रॉन युक्त आयन है, जैसे H माइनस है। दूसरा लिथियम प्लस, देखो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, सर 3। 3 होता है ना। सभी बच्चे बताएंगे बेटा, इसलिए ध्यान रखना है ना, इसलिए कि कुछ सो रहे हो। तो हमने क्या करना है, इसमें 3 ले ली है ना। लेकिन लिथियम पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, सर एक इलेक्ट्रॉन छूट देगा। बिल्कुल इसने क्या कर दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तब उसमें क्या आता है, एक पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर, समझ में आया। तो लिथियम का यहाँ पर देखोगे Li2 पॉजिटिव, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, 1s2 होगा, क्योंकि दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक तो चलेगा कहीं, ठीक है ना। दूसरा देखो बेटा, इसके बाद है जैसे और दे रखे हैं, बेरिलियम दे रखा, बेरिलियम पे दो पॉजिटिव चार्ज है ना। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक 4 का देखेंगे तो 1s2 2s2 ऐसे तो लिखेंगे, है ना। लेकिन इसमें से क्या हुआ, दो पॉजिटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन हट गए, तो दो इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो ये गायब हो जाएगा। इसका भी क्या होगा, 1s2, ठीक है ना, इसका भी क्या होगा 1s2। तो इस प्रकार से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, ये है दो इलेक्ट्रॉन युक्त आयन, जिनमें दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद यहां देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या है, प्रतिचुंबकीय है। क्या है बेटे, सारे के सारे प्रतिचुंबी, ठीक है ना, इस प्रकार से प्रतिचुंबी हो जाएंगे। दूसरा देखो, संयोजकता कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 8 इलेक्ट्रॉन युक्त आयन, जैसे Na पॉजिटिव, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, अभिषेक 11। अभिषेक ने बोला पहले, बाद में तो बंदना ने बोला, पहले किसने बोला, किसने बोला बेटा पहले,
एक कौन एब्सेंट है इनमें से? एक एब्सेंट कौन है बेटा? लड़के कितने हैं तुम्हारी क्लास में? लड़के कितने बेटा? 5 है सर। पांचों 8 है ना, और लड़कियां कितने? 6 है ना। वंदना है, प्रियांशी भी है, प्रियांशी है ना बेटा, काजल है, दिव्या है, और कौन गायब? शिक्षा, सुषमा। लड़कियों में कौन नहीं बेटा? सभी है सर। सभी है ना, तो कम क्यों लगा मुझे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सभी बच्चे हैं। चलो यहाँ देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है ना। अब पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो थोड़ा ये भी सीख लेना है ना, 1s2, क्योंकि आता है क्वेश्चन, इस बार 2 नंबर का आया था, है ना। 2s2 2p6 हमने लिखा, 3s1 लिखा। देखो बेटा, जब हम Na पॉजिटिव लिख रहे होंगे, Na पे धनावेश लगा रहे होंगे, तो ध्यान रखना बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि बाह्यतम कक्षा ये है, ये 3 वाली कक्षा है, ये 2 वाली है ना, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये क्या बना देगा? 1s2 2s2 2p6। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए दूसरी कक्षा, इसमें यदि देखेंगे, ये कह रहा है संयोजकता कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कक्ष इस समय अभी है दूसरी वाली संयोजकता कक्ष, तो 6 और 2 8 है। अब इन सब में 8 होंगे। देखो पोटेशियम कितना होता है, यदि हम पोटेशियम को देखेंगे तो सर 19। 19 होता है ना। तो यदि हम इसको ऐसे देखेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 8 8 और 1, ऐसा होता है। यदि इसका कितना होता है? 2 8, ठीक है ना। इसका यदि हम ऊपर देखेंगे 2 8 और 1 था, ठीक है ना। तो यदि इसमें से एक पॉजिटिव चला जाएगा, सो पहले पोटेशियम को देखते हैं, 19 है ना, और पोटेशियम पॉजिटिव को देखेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 288, यानी कि देखो अब संयोजकता कौन हो गई? ये वाली, ठीक है ना। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनमें क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो मैग्नीशियम होता है कितना? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? ये 12 होता है ना। कितना होता है? 12। 12 है ना। और यदि हम इसमें देखेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना होगा? 2 8 2, ऐसा होगा। और 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्या होगा? 2 और 8 होगा, ये 2 तो कहाँ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से क्या होंगे? ये बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद और भी है बेटे, देखो जैसे Zn है, जिंक है, Ag है, कैडमियम है, इनमें 30-30 भी होते हैं संयोजकता कक्ष में। ये देखोगे तो इसमें यदि हम यहाँ पर देखें तो जिंक का कितना होता है बेटा? परमाणु सर क्रमांक 30। 30 होता है ना। अब यदि देखो इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, 2 8 फिर 18, है ना। कितना हो गया? 10 28 हो गए, और 2 कितने हो गए? 30, ऐसे तो होगा। इसमें थोड़ा गलत हो गया था बेटा, 2 पॉजिटिव आएगा इसमें, है ना। तो 30 होगा। तो 30 का मतलब यहाँ पर यदि हम Zn2 पॉजिटिव लेंगे तो इसमें कितने आएंगे? 2 8 और 18, यानी कि इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे? 18, 2 इलेक्ट्रॉन ही त्याग देगा, है ना। यदि हम देखें तो 10 ही हो गया, और 20 हो गया, 28 हो तो 30, है ना। तो Zn2 पॉजिटिव होगा। तो इससे हमें पता लग जा रहा है कि किसमें, इसमें बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस टाइप से हम यदि कहेंगे तो प्रतिचुंबकीय उपपदार्थ हो जाएंगे जो हमें दिखाई दे, ठीक है, राइट। अब देखो उसके बाद है नेक्स्ट लोहा चुंबकीय। लोहा चुंबकीय पदार्थ, लोहा चुंबकीय पदार्थ होते क्या है, ठीक है ना। लोहा चुंबकीय जो ठोस होते हैं वो होते क्या है? तो ये कहता है कि ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। माना हमारे पास क्या है? ऐसे चुंबकीय पदार्थ होंगे
ऐसे ठोस हमारे पास होंगे जो क्या, मान लीजिए एक पदार्थ हमने लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र था, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है ना, और इसमें हमने कोई ठोस लिया और ये कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, लोहा चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। ये है बेटा लोहा चुंबकीय ठोस, है ना, उनका यह गुण लोहा चुंबकत्व कहलाता है, इसी को कहते हैं लोहा चुंबक। तो हमारे पास परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि लोहे चुंबकीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, बहुत क्या होंगे, प्रबल रूप से आकर्षित होंगे और लोहे चुंबकीय ठोस कहलाएंगे, ठीक है ना। उनका यह गुण क्या कहलाता है, लोह चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है ना, ये डेफिनेशन आ जाएगी। अब उसकी इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजें, देखो यहाँ पर क्या है, सूचनाएं बहुत सारी है। देखो चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थायी चुंबक गुण ग्रहण कर सकते हैं, कर लेते हैं, है ना। जैसे यदि देखोगे हमने इसको यहाँ रखा, कुछ देर बाद इसमें क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, इस वाले में भी, है ना। तो ये कहता है, ये क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थायी चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं, अतः इनको स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। इनसे हम क्या बना सकते हैं, स्थायी चुंबक, जो ऐसे पदार्थ है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि देखो ठोस अवस्था में लोहा, लोह चुंबकीय पदार्थ धातु आयन छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। देखो डोमेन, नए शब्द आए बेटा, एक डोमेन शब्द है ना, डोमेन शब्द। तो यहाँ पर क्या है कि ठोस अवस्था में जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं कि धातु जो है आयन के छोटे छोटे समूहित छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, है ना, और इन छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और प्रत्येक डोमेन में देखो, प्रत्येक डोमेन में क्या होगा, एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार करता है। जैसे मान इसके प्रत्येक छोटे छोटे डोमेन बन गए और डोमेन बनने से क्या हुआ, एक जो छोटा सा पदार्थ है वो भी क्या करता है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबक में क्या होता है, चुंबक जैसे आप लोगों ने देखोगे, चुंबक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एस और एक होता है एन, ठीक है ना। यदि हमने क्या किया, ये एस एस वाले को एक साथ ले आया तो ये दोनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि ये अपोजिट साइड ले आए तो ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसा हमने चुंबक के व्यवहार में देखा है ना। अब देखो बेटा, ये दूसरी कंडीशन ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र में अनुपस्थित, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन ठोस में अनियमित रूप से अविन्यासित रहते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। और जैसे इसमें से हम क्या कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र से इसको हटा देंगे, फिर ये क्या कर देगा, अविन्यासित, ठीक है ना, अनियमित रूप से अविन्यासित होगा और उसका चुंबकीय जो आघूर्ण है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो, परंतु चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित में सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और काफी प्रबल क्या हो जाते हैं, चुंबकीय प्रभाव दिखाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर इनका चुंबकीय प्रभाव बना रहता है, स्थायी चुंबकत्व प्रभाव दर्शाते हैं। जिससे आप लोगों ने सिंपल एक चीज देखी होगी कि हमने माना हमारे पास पेंचकस है, लेकिन यदि हम उसको मान लीजिए कुछ किसी चुंबक से टच कर लेते हैं, हमने क्या किया, एक पेंचकस है, ठीक है ना, और उस पेंचकस को चुंबक से टच कर लिया, कुछ देर बाद इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा चुंबकीय गुण आ जाता है पेंचकस में, आप लोग कील उठा लेते हैं इससे, है ना, चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो यही है बेटा लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, पहले ये पहले उठाओगे तो नहीं उठेगा, यदि आपने दुकान से लेके आया सीधे पेचकस को तो लगाओगे तो नहीं उठेगा। लेकिन कुछ देर आपने क्या किया, इस चुंबक के संपर्क में रखा और उसके बाद हमने कील को उठाना चाहा तो आसानी से उठा लेता है ना। तो क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण आ गया, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं लोहा चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय क्षेत्र में रहने के बाद जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो इनसे क्या हो सकता है, स्थायी चुंबकत्व तो बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये कहता है कि देखो उदाहरण के लिए आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे चुंबकीय पदार्थ देखो चुंबकत्व प्राप्त करने के कारण इनका इनका औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे कैसेट की टेप हो गया आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इनको बनाने में इनका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये तीसरा टाइप का बेटा, है ना। चौथा यदि हम देखेंगे, उसके बाद है
प्रति लोह चुंबकीय ठोस, यदि हम इसमें देखेंगे प्रति लोह चुंबकीय ठोस, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो ये कहता है कि इन ठोसों की संरचना लोह चुंबकीय ठोसों के समान होती है। जो इन ठोसों की जो संरचना है वो लोह चुंबकीय ठोसों के समान होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें क्या होगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, ठीक है ना। होता तो किसकी तरह है, लोह चुंबकीय की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं विपरीत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विपरीत दिशा में अविन्यासित होते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे का जो आघूर्ण है उसको निरस्त करते हैं। जैसे मानो देखो बेटा दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक ही हो गया दूसरा ही हो गया, एक का क्या हो रहा है, एक का तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आघूर्णन हो रहा है ऐसे, और दूसरा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला क्या करेगा, इसके आघूर्णन को निरस्त कर देगा, ठीक है ना। इन ठोसों का यह गुण क्या कहलाता है, प्रति लोह चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है ना। और उदाहरण के लिए हमारे पास ये है MnO2 है, Mn2O3 है, Cr2O3 है, सारे के सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इनको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख लेना, क्लियर। चलो अब ये देखो लास्ट टॉपिक है इसका, ये है फेरी चुंबकीय ठोस। तो ये फेरी चुंबकीय ठोस क्या कहलाता है, तो इन ठोसों में क्या होता है, इन ठोसों की संरचना लोह चुंबकीय पदार्थों के समान होती है, जैसे लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं वैसे ये इनकी संरचना होती है, परंतु डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत परंतु असमान होता है। यदि माना समान रूप से चुंबकीय आघूर्ण होगा तो तब वो तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, असमान होता है जो डोमेन है, परंतु डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत परंतु असमान होता है। विपरीत तो होता है लेकिन कैसे होता है, असमान होता है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, समान होता है, ठीक। इसलिए ये लोहा चुंबकीय पदार्थ की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। असमान होने के कारण, समान होते तो तब कैसे हो जाते, तब ये आकर्षित नहीं हो पाते, लेकिन ये कह रहा है कि असमान है इसलिए इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ये लोहे चुंबकीय पदार्थ की तुलना में क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठोसों के इस गुण को ये देखो लघु लोह चुंबकत्व भी कहते हैं, ठीक है ना, कहा जाता है। और जैसे इसको देखो उदाहरण कौन कौन से है हमारे पास, मैग्नेटाइट हो गया, ये याद रखना बेटा, मैग्नेटाइट Fe3O4 क्योंकि आगे चैप्टर में आने वाला हमारे पास है ना। फेराइट हो गया, जैसे ये देखो फेराइट हो गया, है ना। ये अलग अलग प्रकार के ठोस है, उदाहरण है फेराइट के जो सामान्य सूत्र हैं, ये देखेंगे ये हमारे पास सामान्य सूत्र, ठीक है ना, फेराइट के। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जांपल है और इस डेफिनेशन को भी याद रखना आपको, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं ठोसों के चुंबकीय गुणों पर ताप का प्रभाव। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है ना, और उस ठोस में क्या है, चुंबकीय गुण है, ठीक है ना, उस ठोस के पास क्या है, चुंबकीय गुण है, चुंबक की तरह गुण काम है करता है ना। तो उस पर ताप का क्या प्रभाव होगा, मान लीजिए हमने उसको चुंबक को लिया और उसको ताप पर गर्म किया, गर्म करने पर क्या होगा, ये चुंबक, मान लीजिए हम गर्म करेंगे इसको, तो ये कहता है देखो ठोसों के चुंबकीय गुणों पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से पड़ेगा, देखो ये कहता है कि उच्च ताप पर लोहा चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और प्रति लोहा चुंबकीय ठोस अनुचुंबकीय लोह ठोस में बदल जाते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ है ये फेरी चुंबकीय में बदल सकता है, ये जैसे लोह चुंबकीय है और फेरी चुंबकीय है ना, और प्रति लोह चुंबकीय जो पदार्थ हैं ये अनुचुंबकीय ठोसों में बदल जाते हैं। तीनों की तीनों कौन सा,
जो हमारे पास लोह चुंबकीय, मान लीजिए हमने क्या लिया, लोह चुंबकीय लिया, ठीक है ना। दूसरा हमने फेरी चुंबकीय लिया, तीसरा हमने प्रतिलोह चुंबकीय लिया। इन तीनों पदार्थों को जब हम गर्म कर देंगे तो ये क्या बना देंगे, अनुचुंबकीय ठोस बना देंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा, अनुचुंबकीय ठोस हो जाएंगे यदि हमने इनको ताप बढ़ाया। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है, ये क्यों बना देंगे अनुचुंबकीय, तीनों क्या बन जाएंगे, अनुचुंबकीय बन सकते हैं, अनुचुंबकीय। देखो जो लोहा चुंबकीय था उसको गर्म किया तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, काजल बता। माना हमने लोहा चुंबकीय पदार्थ लिया और उसको हमने गर्म किया तो कौन सा पदार्थ बनेगा, अनुचुंबकीय। बिल्कुल अनुचुंबकीय बनेगा, है ना। दूसरा साहिल, मान लीजिए हमने फेरी चुंबकीय पदार्थ लिया बेटा, इसको हमने गर्म किया तो क्या बनेगा, साहिल बताओ बेटा। प्रियांश तुम बताओ बेटा। माना हमने फेरी चुंबकीय पदार्थ लिया और उसको हमने गर्म किया, उसको हमने गर्म किया, कौन सा पदार्थ बनेगा, प्रियांशी। दिव्या तुम बताओ बेटा। आयुष, ये आ नहीं रहा या आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा लोहा चुंबकीय पदार्थ हो, फेरी चुंबकीय पदार्थ हो, प्रति चुंबकीय पदार्थ हो, इनको जब हम गर्म करेंगे तो हमें अनुचुंबकीय पदार्थ मिलेंगे। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा दिव्या, अरे वंदना, अनुचुंबकीय पदार्थ। बिल्कुल। देखो वही तुम कह रहा हूं, तुम लोहा चुंबकीय पदार्थ लोगे, उसको गर्म करोगे तो अनुचुंबकीय बनेगा, फेरी चुंबकीय पदार्थ लोगे उसको गर्म करोगे तो अनुचुंबकीय बनेगा, प्रतिलोहा चुंबकीय पदार्थ को भी गर्म करोगे तो तब भी वो क्या बनेगा, अनुचुंबकीय बनेगा। ये सब के सब अनुचुंबकीय हो जाएंगे यदि हम इनको गर्म करेंगे, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो बेटे इसमें क्या चीजें और हो सकती हैं, ये तीनों के तीनों अनुचुंबकीय हो सकते हैं। देखो इसका कारण क्या है, माना हमने ये पूछा आपसे कि मान लीजिए हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ दिए, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ लिए, मान लीजिए हमने क्या लिया, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ लिए, ठीक है ना, ये हमने प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ लिया और इसको हमने गर्म किया, गर्म करने से क्या बना बेटा, ये दिव्या आप बताओ फिर। साहिल बताओ बेटा, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, साहिल मेरी आवाज आ रही है, हाँ ना बताओ, मेरी आवाज आ रही है बेटा साहिल, प्रियांशी आवाज आ रही है बेटा मेरी, यस सर। क्या बनेगा बेटा ये बताओ, अनुचुंबकीय पदार्थ। बिल्कुल अनुचुंबकीय बनेगा, ठीक है ना। दिव्या आवाज आ रही है बेटा, दिव्या, हाँ क्या बनेगा ये, अनुचुंबकीय पदार्थ। हाँ तो आपको बताना चाहिए, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक, प्रतिचुंबीय पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अनुचुंबकीय ठोस। हाँ ये बन जाएगा अनुचुंबकीय, ठीक है ना, क्या बनेगा, अनुचुंबकीय। ये देखो बेटा अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है ना, अनुचुंबकीय ठोस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय ठोस हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा जैसे गर्म करेंगे। अब उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि अनुचुंबकीय, जैसे हमने इसको गर्म किया और उसका ये अनुचुंबकीय हो गया, तो उसका कारण है बेटा ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इसमें जो उपस्थित क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे,
इलेक्ट्रॉन का चक्रण अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक है ना, जो चक्रण है वो क्या हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण जैसे अव्यवस्थित कैसे हो जाता है, जैसे मानो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे, ताप बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, इनका जो चक्रण है, जैसे एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसका क्या हो जाता है, उसका चक्रण क्या हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो लोहा चुंबकीय पदार्थ को यदि हम गर्म करते हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, क्यों बदलता होगा, तो उसका कारण आपको लिखना होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का चक्रण अव्यवस्थित हो जाता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं, राइट, ये कैसे हो जाएंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। और उदाहरण के लिए कह रहा है, जैसे जैसे है, देखो हमारे पास फेरी चुंबक होता है, चुंबकीय पदार्थ है, देखो ये है Fe3O4, क्या था बेटा इसका नाम, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या था इसका नाम, अभी थोड़ी, मैग्नेटाइट। गुड, मैग्नेटाइट, गुड बेटा, बहुत बढ़िया, है ना, ऐसे याद रखना सबको, ठीक है ना। मैग्नेटाइट को जब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है देखो, इसे जब 850 केल्विन तक गर्म करेंगे, कितना टेम्परेचर, 850 केल्विन, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, कैसे हो जाता है, अनुचुंबकीय। शिक्षा बेटा क्या हो जाएगी, अनुचुंबकीय। बिल्कुल, मैग्नेटाइट को जब हम गर्म करेंगे, है ना, तो ये अनुचुंबकीय हो जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा में परिवर्तन हो जाने के कारण होता है, और उसका कारण लिखना है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये अनुचुंबकीय हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है, जो सेकंड एग्जाम्पल है V2O3, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले रहा है निकल ऑक्साइड। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, चुंबकीय पदार्थ है ना, जब क्या होंगे, प्रतिलोही चुंबकीय पदार्थ है, इनको जब हम 150 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होंगे, देखो एक आदि 150 ताप पर प्रतिलोही चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इससे पे तो लोहा चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन परंतु जब हम इसका टेम्परेचर 395 केल्विन कर दें, है ना, तो ये 395 केल्विन पर क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, अनुचुंबकीय, इतना ताप देने पर, ठीक है ना, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। इसके बाद एक और है CrO2 सामान्य ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है, 395 पर ये भी अनुचुंबकीय हो जाता है। तो यहाँ पर कारण कह देना आपको कि इसका जब हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका चक्रण क्या हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये पदार्थ चुंबकीय पदार्थ से अनुचुंबकीय हो जाता है। क्लियर, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया बेटा।